नमस्कार दोस्तों। और मैं अजीत सिंह आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अपनी अपनी तैयारियों में लग गए होंगे और लग भी जाना चाहिए। मानता हूं कि अभी परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियां नहीं आई, लेकिन आपको पता है एग्ज़ाम्स तो होने ही है, तो आपको अपनी तैयारी हमेशा के लिए तैयार रहना चाहिए कि कभी भी एग्ज़ाम्स हो तो आप अपना प्रदर्शन बेहतर से बेहतर दे पाएँ। साथ ही साथ दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट ये भी है कि अभी जैसे कि ओमिक्रॉन यानी कि कोविड के केसेस भी दोबारा से बढ़ रहे हैं, तो बस आप अपना बिल्कुल ध्यान रखें और साथ ही साथ अपने माता पिता, अपने घर में जो भी लोग हैं उनका भी ध्यान जरूर रखें। इस बात के साथ ही आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर के प्रश्न में आया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में बताने का प्रयास किया है, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी बिल्कुल इतना सारा ही लिखें। यहाँ पे डिटेल में बताने का सिर्फ पर्पज़ या उद्देश्य यही है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें और यहाँ से जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे जरूर लिखें। तो मैं बीच में आपको ये भी बताऊंगा कि किन पॉइंट्स को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और जिन्हें आप चाहें तो मैंडेटरी रूप से यानी कि जिनको लिखना ज़रूरी है तो वो मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बता दूंगा। बट ये आपको मैंने एक डिटेल नोट शेयर किया है ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए और आपको और कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत ना पड़े। पीडीएफ में साथ में शेयर कर दूंगा जैसा कि मैं शेयर कर देता हूँ। और इसके बाद में अगले वीडियोस में भी हम इस तरह से जो भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो ये साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग का 200 शब्दों वाला प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो हमारा 8 अंक का होता है। ये मैंने वर्ष 2019 का पेपर लिया हुआ है, जो आपका लास्ट ईयर का पेपर हुआ था, दो माफ़ करिएगा 2019 का पेपर। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों कि ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म जिसे कि हम लोग परीक्षा सुधार भी कहते हैं, तो परीक्षा सुधार आखिर है क्या, तो इसको हमको समझना है। अब जैसे कि नाम ही है, देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो आप भी बिल्कुल शब्द के ऊपर भी अगर फोकस करेंगे तो भी आप यहाँ से आराम से इसका उत्तर लिख सकें कि क्या किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है, किस में किया जा रहा है, परीक्षा में, यानी कि परीक्षा की प्रणाली में। तो परीक्षा की प्रणाली में सुधार क्यों किया जा रहा है, किसी चीज़ में भी सुधार क्यों किया जाता है, मतलब ये कि वर्तमान में जो चीज़ है उसमें कुछ न कुछ कमी है या वो हमारी आवश्यकताओं को उस सीमा तक, उस लेवल तक पूरा नहीं कर रहा है जैसा कि हम लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं या उम्मीद करते हैं। तो इसी तरह से जब हम लोग वर्तमान एग्जामिनेशन की बात करते हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करते हैं, परीक्षा प्रणाली की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से इसकी आलोचना होती रही है। इसके कई सारे कारण हैं कि ये जो है वर्तमान समाज की जो आवश्यकताएं हैं उससे कहीं ना कहीं ये मेल नहीं खाती है। परीक्षा प्रणाली के जो परिणाम हैं वो कहीं ना कहीं आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं देते या प्रैक्टिकल रिजल्ट, मतलब हम लोग बोलते हैं कि वास्तविक रिजल्ट उस तरह के नहीं है जैसा कि परीक्षाओं के बाद रिजल्ट देखने को मिलता। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। देखिए कि अभी देश के बहुत सारे हिस्सों में या आपने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स देखे होंगे जिनकी कि परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे अंक आते हैं, बहुत ही अच्छे अंक आते हैं, मान लीजिए वो 80-90% भी लेके आते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल रूप में उनसे वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं या उनका व्यवहारिक जीवन जब देखा जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार क्या इसने सही में ये एग्ज़ाम को उसी तरह से पास किया है। दूसरा, आपको ये भी डाउट होता है कि हो सकता है ये विषय में तो अच्छा हो पढ़ने में, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से जीवन में शायद उतना कुशल या उतना योग्य या उतना अच्छा नहीं है। तो इस तरह की आपको चीज़ें क्यों देखने को मिलती, क्योंकि जो वर्तमान शैक्षणिक प्रणाली है वो इस बात पर तो फोकस कर रही है कि हमारा एजुकेशनल रिजल्ट जो है, एजुकेशनल आउटपुट जो है, यानी कि शिक्षा प्रणाली में जो परीक्षाएं ली जा रही सब्जेक्ट आधारित, उसके द्वारा जो परीक्षा हो उसमें तो रिजल्ट अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सर्वांगीण विकास होता है, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन स्किल की बात हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो, या फिर आपकी ऑल राउंड डेवलपमेंट, जैसे कि उसमें संवेगात्मक, जैसे इमोशनल डेवलपमेंट भी कहते हैं हम लोग, इसके बाद संज्ञानात्मक, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी या फिजिकल डेवलपमेंट, ये इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से जो है शैक्षिक विषयों के ऊपर ही केंद्रित है, यानी कि सेंटर्ड है, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जो होते हैं उनके ऊपर ही फोकस करती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनका क्रिटिसिज्म होता है। और इसका कारण भी यही है कि जो चीज़ें वास्तव में आपको जीवन में चाहिए, अगर वो चीज़ें हम विद्यालय से नहीं सीख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो विद्यालय शिक्षा है हमारे जीवन के लिए काम नहीं। अब मान के चलिए
एक बच्चा है जो कुछ सीखना चाहता है, ऐसा कुछ सीखना चाहता है जिससे कि वो आगे जीवन में चल के रोजगार कर पाए। और अगर वो चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो वो मिस कर रहा है। तो इसी तरह से ये एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स जो हैं आती हैं कि भाई एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वर्तमान जो एग्जामिनेशन सिस्टम है या अभी वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं समाज की, देश की और हम सब की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैं अभी यहाँ पे रीड करने की कोशिश करूँगा क्योंकि पीडीएफ काफ़ी लेंदी है, तो रीड करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ना समझ में आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा इसको फिर दोबारा दूसरे पार्ट पे भी इसको एक्सप्लेन करने की। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे समाज की आवश्यकताएं, समाज की विचारधारा, मान्यताओं, इन सारी चीज़ों में जब बदलाव आता है तो कहीं न कहीं उन चीज़ों को, उन आवश्यकताओं को, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो तत्काल समय में जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था होती है, उसकी ओर देखा जाता है और उसमें भी आवश्यक बदलाव की अपेक्षा की जाती है। वी एक्सपेक्ट दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ द चेंज इन प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम। तो जो सिस्टम होती है हम उम्मीद करते हैं कि उसमें भी कुछ तत्कालिक जो है बदलाव हों, तात्कालिक जो इमीडिएट चेंजेस हों, जो कि समाज की जैसे डिमांड है उसको पूरा करें। अब मान लीजिए आज से 200 साल पहले जब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई तो उस समय मुख्य उद्देश्य समाज की क्या थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ट्रेंड लोग तैयार करें जो कि फैक्ट्रीज में काम कर सके। तो उस समय की तात्कालिक जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें ज़्यादातर ऐसी वोकेशनल स्किल्स के ऊपर सिखाया जाता था, जैसे कि मशीन चलाना, मशीन ऑपरेट करना, मशीन की फिटिंग करना, इस तरह की ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस हुआ करता था। उससे भी थोड़ा पीछे चलते हैं वैदिक काल में, हम अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था या समाज की आवश्यकताएं क्या थी? समाज की आवश्यकता ये थी, समाज ये चाहता था कि ऐसे लोग हों समाज में, या समाज में जो भी व्यक्ति हो वो चरित्रवान हो, वो संस्कृति का सम्मान करता हो, धर्म का अनुयायी हो, अपने आसपास के लोगों के साथ में अच्छा और कुशल व्यवहार करता हो। इस तरह की कुछ अपेक्षाएं उस समय वैदिक काल की हुआ करती थी। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस समय की तत्कालिक शिक्षा व्यवस्था को उसी तरह से बनाई गई थी। शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में होती थी, जहाँ पर कि ऋषि मुनियों के आश्रय में छात्र जाते थे, उनके आश्रय में एक लंबे समय तक रहते थे, जिसे हम लोग गुरुकुल बोलते हैं। वहाँ पर वहाँ की जो व्यवस्थाएं होती थी उसके अनुसार शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसे कि हम लोग छात्र काल या हम लोग शिष्य काल जो भी बोलते हैं वो उसको उसके अनुसार अपना समय भी बिताते थे। वेदों का ज्ञान, गणित, भौतिकी, हर एक विषय का ज्ञान, साथ ही साथ जो आपके वोकेशनल स्किल्स भी हुआ करते थे, जैसे कि कारपेंट्री या फोर्जरी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना आपका मशीनों को चलाने का। उस समय तो मशीनें नहीं थी, मतलब उस समय की जो आवश्यकताएं थी, जैसे कि आपका आयुध निर्माण जिसको हम लोग बोलते हैं अभी, हथियार निर्माण, इस तरह की बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाती थी ताकि बच्चे का जो सर्वांगीण विकास हो सकता हो। तो वैदिक काल में भी जो समाज की आवश्यकताएं थी उसके हिसाब से शिक्षकगण भी थे और शिक्षक के ट्रेनिंग के मेथड्स भी थे, और शिक्षक जो थे उसी तरह से शिक्षा देते थे ताकि जो वर्तमान समय की आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो शिक्षा में जब भी आवश्यक बदलाव की आवश्यकता होती है तब एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स आते हैं, परीक्षा सुधार की आवश्यकता देखने को मिलती है। अब परीक्षा सुधार के कारण क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो टीचिंग मेथड्स हैं, टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका, टीचर जिन चीज़ों के साथ आपको पढ़ा रहे, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, आजकल देखिए डिजिटल बोर्ड भी हो गया है। आजकल यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से या अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी आप पढ़ सकते हैं, किसी के ब्लॉग पे जाके पढ़ सकते हैं। तो समय की आवश्यकता के हिसाब से, समय की बदलाव के हिसाब से, समाज की डिमांड के हिसाब से देखिए चीज़ों में बदलाव आया है। समाज ने अपने आप को एडजस्ट किया है और उसी तरह से शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव आया है। तो जब शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा ग्रहण करने वालों में बदलाव आया है तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा की जो प्रक्रिया चलती है, परीक्षा की जो प्रणाली है उसमें भी सुधार की आवश्यकता हुई है। तो आइए उसके लिए कुछ मेन पॉइंट देखते हैं। तो अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाए कि भाई वाई वी नीड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, या फिर दूसरे शब्दों में पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, तो बस आपको ये डेफिनेशन लिखना है और ये पॉइंट जरूर यहाँ पे ऐड कर देना है कि परीक्षा सुधार यानी कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म एक ऐसी प्रक्रिया है, देखिए इसको जरूर लिखिएगा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत
शिक्षा प्रणाली में आवश्यक बदलाव किए जाते हैं जिससे कि शिक्षा के सही उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। और अगर हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स की बात करें तो आइए देखते हैं कि परीक्षा सुधार के अंतर्गत हम निम्न आवश्यकताओं या निम्न कारणों के कारण हमें परीक्षा में सुधार की आवश्यकता होती है। पहला है वर्तमान समाज की बदलती आवश्यकताएं। जी हाँ दोस्तों, समाज की आवश्यकताएं समय के साथ बदलती रहती हैं। जैसे आज के वर्तमान समय में हमें साइंस टेक्नोलॉजी पे भी उतना ही फोकस करना जितना कि धर्म और मूल्यों की शिक्षा के ऊपर। तो अभी दोनों के ऊपर फोकस करना है। लेकिन आज से 200 साल पहले जब भारत में वैज्ञानिक शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं था, क्योंकि उस समय तत्कालिक आवश्यकताएं नहीं थी, तो उस समय आपके धर्म की शिक्षा और संस्कृति की शिक्षा ज़्यादा आवश्यक थी। तो उस समय ज़्यादा फोकस होता था आपकी समाज की आवश्यकताओं के अनुसार धार्मिक शिक्षा और चरित्र निर्माण के ऊपर। लेकिन आज साइंस टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज की शिक्षा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की शिक्षा, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। तो वर्तमान समाज की बदलती आवश्यकताओं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। दूसरा, शिक्षा का जीवन के हर एक क्षेत्र के साथ उचित सामंजस्य, मतलब जो चीज़ें हम सीख रहे हैं ना वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आनी चाहिए, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम लोग मान के चलिए बाइक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उससे जब हम बाइक चलाएं हम आगे चल के जीवन में, तो हमें वो यूज़फुल होना चाहिए कि यार हमने क्लास में पढ़ा था बाइक के बारे में, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक, तो वो चीज़ें हमारे जीवन में काम रहे। अगर हम पेट्रोल के बारे में पढ़ते हैं, डिटर्जेंट के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास में कुछ पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें आगे आके हमारे जीवन में काम आनी चाहिए। लचीलापन, परीक्षा की और साथ ही साथ जो परीक्षा की प्रणाली है उसमें आवश्यकता अनुसार लचीलापन उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम रिजिड एग्जामिनेशन। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं हो कि एग्जामिनेशन में सिर्फ एक ही आदमी दे रहा हो, आपके एक जगह कोई एग्जामिनेशन नहीं दे सकता, ऐसा नियम नहीं। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने हाथों से नहीं लिख सकता, जैसे कि किसी तरह से शारीरिक रूप से विकलांग आदमी, तो उसके लिए क्या होता है, लचीलापन है, तभी तो आप उसके लिए एक राइटिंग करने वाला, एक लिखने वाला सहायक लेकर आते हैं। तो अगर एग्जामिनेशन सिस्टम में लचीलापन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल जो समाज की आवश्यकताएं हैं या जो एक कैंडिडेट्स की जो आकलन करने की प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह से नहीं कर पाता है। अध्ययनरत जो छात्र होते हैं, अध्ययनकर्ता के प्रतिभा के विकास में मदद करें, ना कि उसको छांटने में या उसको कहीं नीचा दिखाने में या उनका वर्गीकरण करने का उद्देश्य हो। तो परीक्षा का उद्देश्य विकास करना होता है, ना कि वर्गीकरण करना या फिर छांटनी करना। मतलब मुख्य उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। छात्रों के वास्तविक ज्ञान के मूल्यांकन के सही में छात्र ने उस चीज को समझा है कि नहीं, जिसको उसको पढ़ाया जाया है, जिस चीज को सिखाकर उसका एग्जाम लिया जा रहा है, उस चीज को साथ छात्र ने सही से ग्रहण किया है कि नहीं, समझा है कि नहीं, इस बात के आकलन के लिए जो है एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स होता है। तो एग्जामिनेशन इसलिए होता है, और इसके रिफॉर्म, अगर एग्जामिनेशन इस बात को पूरा नहीं कर पा रहा तो फिर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। दूसरा, शिक्षा और समाज में संबंध स्थापित करने के जो शिक्षा दी जा रही है वो समाज की आवश्यकता के अनुसार, वही ऊपर वाला पॉइंट है आपका। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया था इसके अलावा इसमें भी कि उन सारे कुछ ऐसी कमिटीज़ के बारे में बताइए जिन्होंने कि अपने कुछ सुझाव दिए। तो मैं इन कमिटीज़ के नाम लिख रहा हूँ, 3-4 कमिटीज़ हैं, आप इनका नाम जरूर याद रखिए और इनमें जितने भी पॉइंट्स आपको याद हो एग्जाम में उनको लिखिएगा। कम से कम हर एक कमेटी का नाम जरूर याद रखिएगा और इनको आप एग्जाम में इनफे एक एक दो दो पॉइंट लिखिएगा। तो मैंने सबके दिए हैं, आप थोड़ा थोड़ा इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अभी ही समझ में आ जाए। तो पहला है मुदलियर आयोग, जिसे कि हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको तो खैर याद भी कर लीजिएगा। मतलब यहाँ के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके एग्जामिनेशन में भी आता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्या है उसके बारे में बताएं, 15 नंबर का भी क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो देखिए इन्होंने बोला जो आपका मुदलियार आयोग था 1952-53 में इसका गठन किया गया। इन्होंने बोला सबसे पहले कि परीक्षा प्रणाली में जो बाहरी परीक्षाएं होती हैं ना, एक्सटर्नल एग्जाम, उनकी संख्या कम कर दी जाए। और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं आपके ऐसे टाइप होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, मतलब 500 शब्दों में, 200 शब्दों में, 1000 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ओपन एंडेड हो जाते हैं। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी मिक्स किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे के जो है समय भी बचेगा और बच्चे के अंदर जो बहुविकल्प में से सही विकल्प छांटने की जो क्षमता है वो भी विकसित होगी। साथ ही साथ जो क्वेश्चन की प्रकृति, यानी कि प्रश्न पत्रों की जो प्रकृति है या क्वेश्चन जो डाले जा रहे हैं उसमें भी समय के हिसाब से बदलाव होने चाहिए। दूसरा,
बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर एक बच्चे का विद्यालय इस बात को सुनिश्चित करे टीचर्स के द्वारा कि बच्चों का पोर्टफोलियो मेंटेन हो। पोर्टफोलियो में क्या होता है, उसके स्पोर्ट्स में, उसके एकेडमिक्स में, उसके हर एक क्षेत्र में जहाँ भी वो अपना प्रदर्शन कर रहा है उस हर एक फील्ड का रिकॉर्ड होता है। और सिर्फ एक साल का नहीं, मतलब एक महीने का नहीं, बल्कि जब से बच्चे ने उस स्कूल में एडमिशन लिया या जब से बच्चे ने पढ़ना शुरू किया तब से उसका एक रिकॉर्ड होता है, पोर्टफोलियो, जिसको कि अगर कोई दूसरा भी व्यक्ति या दूसरा टीचर भी देखे तो समझ सकता है कि साल दर साल, वर्ग दर वर्ग, यानी क्लास 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जैसे जैसे बच्चा आ रहा है उसने क्या प्रगति की है या नहीं की है, वो किस क्षेत्रों में अच्छा हुआ है, किस क्षेत्र में अभी उसके ऊपर काम करना है। तो पोर्टफोलियो के माध्यम से क्या होता है कि आप उसके बारे में, उस बच्चे के बारे में बहुत डिटेल से समझ पाते हैं, उसके विकास के हर एक क्षेत्र को आप जान पाते हैं। तो पोर्टफोलियो बनाया जाए, उनके रिकॉर्ड्स को एस्टेब्लिश किया जाए, मतलब मेंटेन किया जाए। इससे क्या होगा कि समय समय पर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में बच्चों द्वारा की गई प्रगति को भी समझने में हमको मदद मिले। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए म्यूज़िक था, शुरू शुरू में आपका बच्चा जो है क्लास 1 में पढ़ रहा है बच्चा, और म्यूज़िक में इंटरेस्टेड नहीं था, तो आप देखते हैं क्लास 2 में उसकी क्या पोजीशन देखेंगे, वो अच्छा पोएम में पार्टिसिपेट करता था, 5th 3 4th में, तो आपको इससे पता चलेगा कि म्यूजिक के फील्ड में उसका इंटरेस्ट हुआ है कि नहीं। तो इससे आप उसके लिए एक फील्ड का भी चुनाव कर सकते हैं कि आगे जो है बच्चे को आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि बच्चा आगे चल के अपना कैरियर किस क्षेत्र में बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल थी आपकी, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। दूसरा, बच्चों के अंतिम मूल्यांकन जो फाइनल एग्जाम होते हैं ना, उसमें इंटरनल मार्क, आंतरिक अंकों, और जो नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं, जो नॉन एकेडमिक मतलब गैर शैक्षणिक विषय होते हैं, उनके प्रदर्शन पर भी विचार किया जाना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि म्यूजिक, आर्ट्स, पेंटिंग, ड्राइंग, सोशल वर्क हो गया, आपका फील्ड वर्क हो गया, इसके अलावा आपका स्काउट एंड गाइड हो गया, स्पोर्ट्स हो गए। तो इस तरह की जो भी चीज़ें जो कि सब्जेक्ट किसी विषय पे आधारित थे, उसमें भी बच्चे का जो योगदान है उसका भी आपका वेटेज होना चाहिए बच्चे के फाइनल रिजल्ट में, मतलब उसके महत्व को भी, उसके योगदान को भी बच्चे के रिजल्ट में ऐड करना चाहिए, उसके रिजल्ट में उसका वैल्यू होना चाहिए। दूसरा, बच्चे की मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान उनके प्रदर्शन के लिए अंक देने की बजाय ग्रेडिंग जैसे कुछ रिप्रेजेंटेशनल यानी कि प्रतीकात्मक अंकन किया जाना चाहिए, जैसे कि ABCD दे देते हैं, या फिर उनको स्टार दे देते हैं हम लोग, रेड स्टार, ब्लू स्टार, ग्रीन स्टार, इस तरह का कुछ भी, जैसे कि छोटी क्लासेस में होता है। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है अंक देने की बजाय, जिससे कि एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव नहीं बनता बच्चों के ऊपर। दूसरा है आफ्टर सेकेंडरी स्कूल, ये मुदलियार आयोग के सजेशंस हैं, इन्होंने बताया था आपको कि माध्यमिक परीक्षा, माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के समाप्ति के पश्चात, देखिए माध्यमिक विद्यालय के समाप्ति के पश्चात एक सार्वजनिक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, मतलब एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए माध्यमिक, यानी कि आपका सेकेंडरी स्कूल जब समाप्त हो तब। और जो अंतिम परीक्षा होती है ना आपकी, यहाँ पे देखिए, अंतिम परीक्षा में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों विषयों के अंकों को महत्व दिया जाना चाहिए, जैसा कि हमने अभी ऊपर चर्चा की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मुदलियार आयोग के, उनको आपको जरूर ध्यान रखना। तो पहला कमेटी का नाम याद रखिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। अब चलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको कि हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये सारे जो भी मैं आयोग के नाम फिलहाल अभी आपको बता रहा हूँ, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सीरियसली इसको जरूर देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन। अब देखिए, ये आपके कोठारी कमीशन क्यों बोला जाता है, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के चर्चा करेंगे। इसके जो आपके मेन सजेशंस थे उनको देखते हैं। आयोग ने कहा कि आयोग के अनुसार शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन हेतु सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। अब सतत का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस असेसमेंट का मतलब क्या होता है, सतत का मतलब होता है कि जो आकलन किया जा रहा है ना बच्चे के प्रदर्शन का, वो ऐसा ना हो कि महीने के आखिर में हो, छमाही में, जैसा कि एग्ज़ाम के रूप में होता है, वो सही तरीका नहीं। उनका कहने का मतलब था कि जैसे कि मान लीजिए क्लास में बच्चा पढ़ा रहा, तो टीचर आज भी देखे, कल भी देखे, भाई देखे कि भाई बच्चा मतलब इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं। तो जो असेसमेंट की प्रक्रिया होती है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें कि साल भर जिस क्लास में पढ़ रहा है, एक क्लास मतलब क्लास 1 में पढ़ रहा है, तो पूरे साल जब तक क्लास 1 में था टीचर को उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस असेसमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए महीने में जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं आपके, मंथली एग्ज़ाम, वीकली एग्ज़ाम, या फिर
फिर आपके 6 मंथ्स में सेमेस्टर एग्जाम, तो इस तरह से असेसमेंट नहीं होना चाहिए। असेसमेंट डेली बेसिस पे होना है, मतलब एग्जाम के फॉर्म में नहीं। कई बार टीचर को असेसमेंट करना आना चाहिए, मतलब वो क्वेश्चन पूछ के भी बच्चे के द्वारा आंसर देने के तरीके को समझ के, इस तरह से बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि कंटिन्यूअस असेसमेंट हो, जिससे कि बच्चे के सीखने में विकास हो, ना कि सिर्फ उसकी चीज़ों की ज्ञान को याद करने की चीज़ों में उसकी क्षमता बढ़े, बल्कि उन चीज़ों को समझने में भी उसकी क्षमता बढ़े, वो उस वास्तविकता में उन चीज़ों को समझ पाए। तो सही ज्ञान बच्चा ग्रहण कर पाए, इसके लिए कंटिन्यूअस असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अगला देखते हैं। दूसरा, कक्षा 1 से लेकर 4 तक के छात्रों का मूल्यांकन केवल आंतरिक होना चाहिए तथा प्राथमिक स्तर के अंत में जिला स्तर पर बाह्य परीक्षा की व्यवस्था जिला अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। अच्छा पॉइंट है। ये पॉइंट्स है दोस्तों, इसमें हम लोग को कुछ बदलाव नहीं करना, ये उनके सजेशंस हैं, तो जैसा है वैसा ही आपको यहाँ पे लिखना है। इन्होंने कहा उसके बाद तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन लिखित परीक्षा द्वारा संभव ना हो, बहुत सारे छात्र होते हैं, उनका मापन मौखिक एवं प्रायोगिक परीक्षा द्वारा की जानी चाहिए। जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन हैं आपके, म्यूजिक में जुड़े हुए छात्र हैं, पेंटिंग में जुड़े हुए छात्र हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो शायद हाथों से लिख नहीं सकते, मान लीजिए उनके हाथों में कोई समस्या है, या वो आपके शारीरिक रूप से किसी विकलांगता का शिकार है और वो लिखित परीक्षा नहीं दे सकते। ऐसे छात्रों के आकलन के लिए मौखिक और प्रायोगिक परीक्षा की जानी चाहिए। और आंतरिक मूल्यांकन में संचयी अभिलेख को तथा बोर्ड परीक्षा में ग्रेड प्रणाली को महत्व दिया। उन्होंने देखिए ग्रेड सिस्टम को काफ़ी पहले से भारत में मतलब एम्प्लॉय करने के लिए बोला जा रहा है, काफ़ी समय से इसको लागू किया जाना चाहिए, इस बात के ऊपर जोर दिया जा रहा है काफ़ी कमिटीज़ द्वारा। आपने ऊपर मुदलयर आयोग में भी पढ़ा कि भाई ग्रेडिंग को प्रेफर किया जाना चाहिए अगर संभव हो तो। यहाँ भी बोला जा रहा है कि नंबर की बजाय जो है, जैसे कि बोर्ड परीक्षाओं में भी ग्रेडिंग की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सुझाव हैं। इसके बाद चलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे देखिएगा ये क्या है हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन, ये 1964-66 में, और ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, और इसके बाद इस पर थोड़ा संशोधन किया गया तो 1992 में भी यह आया था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को कंबाइंड रूप में पढ़ रहे हैं, ये सब पॉइंट्स हैं और ये सब आपके कमिटीज़ और ये जो है आपकी बनी हुई है, इनको आपको नाम याद रखना है और इसी क्रम में रहेगा। ये 1986 में आया था, कोठारी कमीशन 1964-66 में रहा, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखिए इन्होंने क्या कहा, परीक्षा सुधार का इन्होंने बताया कि परीक्षा सुधार का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए कि जो परीक्षा ली जा रही है वो विश्वसनीय हो और वो इतना वैध हो कि मूल्यांकन जब वो करे तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार आए। मतलब परीक्षा का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे को बुरा लगे या बच्चों के बीच में अंतर किया, जैसे कि तुम क्लास में अच्छे बच्चे हो, तुम बुरे बच्चे हो, या तुम पढ़ने में अच्छे नहीं, बल्कि ऐसा हो कि परीक्षा के बाद बच्चे के अंदर ये उत्साह आए, ये मोटिवेशन रहे कि यार शायद मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं और अच्छा करूँ, या जो अच्छा करे उसे लगे कि मैं और भी अच्छा करूँ। तो इस तरह से बच्चे में सकारात्मक बदलाव आए, सकारात्मक विकास हो, ना कि नकारात्मकता है। तो परीक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि किसी विषय के लिए मात्र प्रमाण पत्र के लिए आपको तैयार नहीं करना कि 10वीं पास करके आपको 10वीं की मार्कशीट मिल जाए, 12वीं पढ़ के 12वीं, या इंजीनियरिंग या डॉक्टरी या कोई भी आपका जो आपका प्रोफेशनल कोर्स होता करके आपको सिर्फ डिग्री मिल जाए, बल्कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जिस क्लास को पढ़ रहे हैं, जिस कोर्स को आप कर रहे हैं, उसकी आपको वास्तविक समझ हुई है कि नहीं हुई, इस बात का आपको आकलन करके आपके मार्कशीट से ये बात पता चलनी चाहिए, सिर्फ डिग्री प्रदान करने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। निष्पादन का आकलन सीखने और सिखाने की किसी भी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है, यानी कि असेसमेंट जो होता है किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब प्रभावी शैक्षिक रणनीति के हिस्से के रूप में शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए परीक्षा को नियोजित करना चाहिए। तो शिक्षा में जब भी एग्जामिनेशन वर्ड को जोड़ा जाता है तो एग्जामिनेशन वर्ड को जोड़ने का मतलब, एग्जाम वर्ड को जोड़ने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही है उसको आप और बेहतर तरीके से सीखें। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके आधार पर आपको फेल पास, मैं कई बार आपको बोल रहा हूँ, मतलब आप समझने का प्रयास करिएगा। एग्ज़ाम का उद्देश्य यही होना चाहिए कि आपके अंदर वो चीज़ और बेहतर हो, ये ना हो कि आप जो है उससे हतोत्साहित हो या कैंडिडेट हतोत्साहित हो या कैंडिडेट को नीचा दिखाने के लिए एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम का उद्देश्य होता है सकारात्मक बदलाव, सकारात्मक विकास। अगर देखते हैं कुछ
कुछ चीज़ें हैं परीक्षा सुधारों का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन लाना है ताकि मूल्यांकन की एक विधि सुनिश्चित की जा सके। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखेगा कि एक विधि सुनिश्चित की जा सके, हाँ, जो छात्र के विकास का एक वैध और विश्वसनीय उपाय हो। तो मतलब एग्जाम वो होना चाहिए जो हमको बता पाए कि छात्र का किस हद तक विकास हुआ है, और उसके आधार पर हम ये निर्णय ले पाए कि भैया जो छात्र है एलिजिबल है कि नहीं है, मतलब उतना सीख पाया है कि नहीं है, बस हम एग्जाम के आधार पर समझ पाए। तो विश्वसनीय उपाय है और कार्यात्मक रूप से शिक्षण और सिखाने में सुधार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करता है। तो एग्जामिनेशन क्या है, टीचर के लिए, पूरे स्कूल के लिए, शिक्षा प्रणाली के लिए एक एक ऐसे उपाय के रूप में, एक ऐसे साधन के रूप में काम करता है जो और शिक्षा शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसको बेहतर करने में मदद करता है। शिक्षा जिस तरह से दी जा रही है ज़रूरत के हिसाब से, अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, फिर टीचिंग मेथड्स में बदलाव करते हैं, कहीं ना कहीं सिलेबस में बदलाव करते हैं, कहीं ना कहीं कंटेंट में बदलाव करते हैं। तो एग्जामिनेशन जो है हमें एक तरह से आईना दिखाने का काम करते हैं, हमें फीडबैक देने का काम करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो स्कूल के लिए हो, चाहे वो टीचर्स के लिए हो। तो इससे होता क्या है, देखिए एग्जामिनेशन से आपका एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स जब होंगे तो इससे क्या होगा कि जो पेपर्स में जो एग्जामिनेशंस होता है, जो पढ़ाया जा रहा है ना, उसमें ज़्यादातर सब्जेक्टिविटी है, मतलब विषयगत नॉलेज है, यानी कि आप बोल सकते हैं किताबी ज्ञान है, और ज़्यादातर फोकस होता है रटने रटाने पर कि रट के किसी तरह से एग्जाम में लिख के छाप के चले आओ। लेकिन एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स इसीलिए आवश्यक है ताकि ये जो अवधारणा है कि बस किसी तरह से रट के या किसी तरह से जो चीज़ें लिखी हैं उसको ध्यान में करके बस लिख के चले आएँ, ये ना हो, लोग इसको प्रैक्टिकली समझें, सही में वास्तविकता में उस चीज़ को समझें। तो इलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव एलिमेंट ऑफ जो आपका होता है रोट मेमोराइजेशन, जिसे को हम लोग बोलते हैं संदेह और व्यक्तिपरकता और अत्यधिक तत्वों का मूल्यांकन, मतलब कि जो सब्जेक्ट यानी कि विषयगत जानकारी के ऊपर जो पूरा फोकस है उसको दूर करना है। दूसरा, रटंत विद्या, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं सीखने शिक्षा में रटने वाली प्रक्रिया, और उसके ऊपर जो बहुत सारा जोर दिया जाता है उसको कम किया जाए, चीज़ों को व्यवहारिक रूप से समझने पर फोकस किया जाए। सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें शिक्षा के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें निर्देशात्मक प्रक्रिया की कुल अवधि शामिल हो। मतलब ये एक बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन होता है उसमें जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको कंटिन्यूस असेसमेंट एक हिस्सा होना चाहिए, मतलब लगातार आपका टीचर के माध्यम से जो है असेसमेंट होता रहना चाहिए। और एकेडमिक सब्जेक्ट जो होते हैं, जो शैक्षणिक सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स जो भी आप पढ़ रहे हैं, इसके अलावा गैर शैक्षणिक विषय जैसे कि आपके आर्ट्स, पेंटिंग, म्यूजिक, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, जो भी चीज़ें आपको समझ आए, स्पोर्ट्स, कुछ भी, इनको भी बराबर महत्व दिया जाना चाहिए शिक्षा में और एग्जाम्स में। तो एग्जाम्स में भी जो होता है, एग्जाम के रिजल्ट में भी इनको इफेक्टिव यूज ऑफ इवेल्यूशन प्रोसेस बाय द टीचर स्टूडेंट पर। तो जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, जो आपका आकलन किया जाता है, उसके परिणामों का सकारात्मक रूप से उपयोग किया जाए। शिक्षक, छात्र, अभिभावकों द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रभावी उपयोग। तो जो रिजल्ट्स आए ना उसका सकारात्मक रूप से, मतलब कि रिजल्ट आया तो टीचर को समझ में आना चाहिए, इसलिए नहीं कि बच्चे को डांटना शुरू करने के लिए कि मेरे को अब मिल गया 10 बच्चे जिनके नंबर कम आए, हम उनको डांट रहे, नहीं, अब उन 10 बच्चों के ऊपर मुझे और ज़्यादा फोकस करना है, ये होना चाहिए शिक्षक की बात। शिक्षक को अब उन 10 बच्चों के ऊपर फोकस करके ये पता लगाना है कि इनका रिजल्ट क्यों खराब आ रहा है, इनकी पढ़ाई में कहाँ समस्या आ रही है। इसी तरह से माता पिता को भी सोचना चाहिए कि इनके पढ़ाई में क्या कमी आई है, मुझे और क्या बेहतर करना चाहिए, बच्चे के साथ कोई समस्या तो नहीं है। तो इस तरह से रिजल्ट्स को लेना है, ना कि बच्चे को डांटने और फटकारने के लिए। तो ये आप समझ पा रहे हैं। परीक्षा के संचालन में भी सुधार किया जा सके। दूसरा मैंने आपको यही बता दिया कि दूसरा उद्देश्य होता है इम्प्रूवमेंट इन द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ये सारे किसने बताई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। बोला कि भाई एग्जाम में रिफॉर्म लाना है तो हम लोग को परीक्षा के संचालन में सुधार करना पड़ेगा, इफेक्टिव यूज करना पड़ेगा आपका किसका, जी वैल्यूएशन हो रही है उसकी। शिक्षण सामग्री और कार्य प्रणाली में भी आवश्यक परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये पॉइंट्स है दोस्तों, आपको यहाँ पे जरूर नोट करना है, सब ध्यान रखना। माध्यमिक स्तर में सेमेस्टर प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, क्रियान्वित किया जाए, और अंकों के स्थान पर ग्रेड देने के सिस्टम स्टार्ट किया जाए, अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया जाए। ये सुझाव हैं आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 और 1992 के। तो इन सारी चीज़ों को देखना है।
तो ये सारी चीज़ें हमको तो लिखनी तो है ही, साथ ही साथ हमको किस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद अगला एक आया था आपका, देखिए ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आपके लिए यहाँ पे लिखा है, तो आप चाहे तो इसको भी आगे देख सकते हैं, मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। इसके बाद एक आया आपको, इसको मैं बता देता हूँ। इसके बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया। इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को किस तरह से लागू किया जाएगा, किस तरह से इसको स्कूलों कॉलेजों के माध्यम से लागू किया जाएगा, किस तरह से सही में इसको वास्तविकता में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस बात के लिए एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाया गया, जिसने कई सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपकी विधियां और उपाय सुझाए। इन्होंने बताया कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि जो हम लोग परीक्षा के रिफॉर्म्स अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किए, ये सारे पॉइंट्स हमने जो डिस्कस किए यहाँ पर, इसको किस तरह से स्कूली स्तर पर, विद्यालय स्तर पर लागू किया जा सकता है उसको बताया उन्होंने। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए ये आपको समझने के लिए इन्होंने बोला, लेकिन आपको ये चीज़ें अपने आंसर्स में जरूर लिखना है। इन्होंने सुझाव जो दिए, PON यानी कि प्लान, ये देखिए आप यहाँ पे इस नाम को याद रखिए, POA यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो ये अलग कमेटी है, इसको भी आप एक कमेटी के रूप में समझिए। प्रोग्राम ऑफ एक्शन मतलब ये भी एक कमेटी बनी इसको, और ये 1986 के जो NEP थे उसके अलावा उसके सजेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक और कमेटी बनी। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम 3 तरीके से काम करें, ये जो परीक्षा सुधार जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने सजेस्ट किया। उन्होंने बताया कि हम ऐसा कर सकते हैं कि एलिमेंट्री स्टेज पे यानी कि प्रारंभिक एकदम बेसिक लेवल पे जो पढ़ाई होती है वहाँ पर आपका मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, और जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होगी वो आपकी मातृभाषा में होगी। तो उसे बोलते हैं मातृभाषा के अलावा क्लास 1 से लेकर 5 तक की जो पढ़ाई होगी उसमें मैथमेटिक और इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर गणित और पर्यावरण के जो अध्ययन होती है उसको उसके ऊपर जोर रहेगा आपका। और इस तरह की जो आपकी प्रक्रिया है ना, इस तरह के जो उपाय हैं, इसको शिक्षा के जो भी अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें इसको लागू करने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखिएगा, इन्होंने इन्होंने बोला क्योंकि बच्चों को फेल पास करने का, प्राथमिक स्तर पर फेल पास करने का कोई मतलब ऐसा प्रावधान नहीं है, कोई ऐसा मतलब तरीका नहीं होता, मतलब फेल पास करना ही नहीं होता एक्चुअली। तो हमें क्या करना चाहिए, मूल्यांकन का उद्देश्य जो है प्राथमिक स्तर पर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो रिजल्ट्स आए, एग्जाम देता है जो बच्चा, उसके आधार पे हम ये इस बात का पता लगा पाएं कि बच्चे के अंदर क्या कमियां हैं और उनको कैसे दूर किया जाए, एक डॉक्टर के रूप में, यानी कि डायग्नोस्टिक आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका उद्देश्य कभी बच्चे को फेल या पास करने का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके जो परिणाम आते एग्ज़ाम्स के उसके आधार पर बच्चों को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता, बच्चे के अंदर किस तरह से और विकास किया जा सकता, उसका हमारा उद्देश्य होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में संबंधित एजेंसियां जो है प्राथमिक स्तर पर सतत व्यापक मूल्यांकन CCE यानी कि कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव जो हम बोलते हैं ना, CCE इवैल्यूएशन, उसको करेंगे, और उसको लागू करने के लिए जो है सतत मूल्यांकन के लिए अपनी अपनी योजनाएं तैयार करेंगे, ताकि इस स्तर पर मूल्यांकन प्रक्रिया को शिक्षण और सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा बनाया जा सके। तो किस तरह से करना है, कंटिन्यूस असेसमेंट हो पाए, सतत मूल्यांकन बच्चों का हो पाए, इसके लिए अपने अपने स्तर पर जो है जो भी शिक्षण संस्था से जुड़े हुए लोग हैं शिक्षण प्रक्रिया से, वो अपने अपने स्तर पर एक सतत मूल्यांकन के लिए अपनी अपनी कुछ रणनीतियां तैयार करें। अब सेकेंडरी स्टेज पे क्या किया जा सकता है, देखिए यहाँ पे देखते हैं। तो जो POA ने थे जो सजेशन दिया प्राइमरी स्तर पे, तो आप समझिएगा सेकेंडरी स्तर पे कि प्रत्येक राज्य बोर्ड 9वीं से 12वीं कक्षा में प्राप्तियां जो एग्जाम्स होती हैं, उपलब्धि एग्जाम्स जो होते हैं, कि अपेक्षित स्तरों को निर्धारित करेगा कि भैया आप क्या चाहते हैं कि क्लास 9 तक का बच्चा या क्लास 12th में जो बच्चा है उसको क्या सीख लेना चाहिए, जब तक 9वीं तक बच्चा आते आते किन विषयों में उसको मतलब निपुण हो जाना चाहिए, उसको क्या क्या चीज़ें सीख लेनी चाहिए, 12वीं तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को किन किन चीज़ों का ज्ञान हो जाना चाहिए, इस बात का निर्धारण प्रत्येक राज्य के बोर्ड करेंगे और इस बात का सुनिश्चित करेंगे। और ज्ञान या समझ, संचार कौशल, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, निर्णय आदि के संदर्भ में इन स्तरों को पूरा करने के लिए अध्ययन में उपयुक्त पाठ्यक्रम, मतलब कहने का मतलब है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फिर क्या जरूरी है
पहले तो ये समझ लेना है कि 9वीं 12वीं तक पहुंचते, मतलब 12वीं तक, 9वीं 12वीं तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को कम से कम क्या सीख लेना चाहिए, इस बात को भी निर्धारित करना होगा बोर्ड्स को। और दूसरा ये भी ध्यान रखना होगा कि इस स्तर तक पहुंचते पहुंचते बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमें ऐसा क्या बदलाव करना चाहिए पाठ्यक्रम में, और क्या बदलाव लाना चाहिए हमको विधियों में भी, टीचिंग मेथड्स में भी, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाए। प्रत्येक राज्य में संबंधित एजेंसियां विभिन्न क्षेत्रों और स्कूलों में प्राप्त होने वाली विभिन्न विशिष्ट स्थितियों के अनुरूप माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए निरंतर व्यापक परीक्षा, वही कंटिन्यूअस असेसमेंट बोल रहा है कि मिडिल स्कूल लेवल पर और आपका जो है हायर स्कूल लेवल पर आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट के लिए जो एक रणनीति तैयार की जाए। एनसीईआरटी और अन्य एजेंसियों ने इस चीज़ को तैयार करने के लिए कंटिन्यूअस असेसमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए कई सारे मॉडल्स भी बनाए हैं। तो उन मॉडल को भी एक एक गाइडलाइन के रूप में यूज़ किया जा सकता है, एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जा सकता है। तीसरा चरण है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा चरण। देखिए थोड़ा वीडियो लेंथी जरूर हो रहा होगा, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू ऑल प्रोफेशनल कोर्सेज, सभी व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाएगी। दूसरा है प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने अधिकार क्षेत्र के तहत, यानी कि जैसे हमारा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, जौनपुर यूनिवर्सिटी कला, और भी यूनिवर्सिटी हैं आपके, बीएचयू है, तो ये अलग अलग कॉलेजों, संस्थानों और विभागों द्वारा अपनाई जाने वाली ग्रेडिंग के लिए व्यापक दिशा निर्देश तैयार करेंगे और शिक्षकों को ग्रेडिंग प्रणाली से परिचित कराने के लिए उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी आयोजित की जाएगी। तो आप समझ पाए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं को यूजीसी और राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित और बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब उनके गाइडलाइंस के अनुसार, उनको दिशा निर्देश के अनुसार ही आयोजित करने। प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के विकास, डिजाइन और प्रशासन के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा, मतलब कि नेशनल लेवल पर जो संगठन बनी है एनईओ, नेशनल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सेवाएं ली जाएंगी। तो ये कुछ आपके सजेशंस थे। पहले हमने देखा कि क्या रिकमेंडेशन थे, क्या सुझाव थे एनईपी के, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 1992 के, और इसको लागू करने के लिए भी पीओए ने क्या सुझाव दिए। अब अगली जो हमारे यहाँ पे ग्रुप है उसको देखिए, राष्ट्रीय रूपरेखा ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ के नाम से ये फेमस है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। इसने क्या सुझाव दिया एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के लिए कि भैया पाठ आधारित और प्रश्नोत्तर को बदल देना चाहिए, यानी कि जो अभी एग्जाम, जो हम एग्जाम देते हैं ना, वो ज़्यादातर सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर, जो पाठ में दिया गया उसी पर आधारित होता है। तो उसको प्रक्रिया को कुछ ऐसा किया जाए कि मतलब क्वेश्चन पेपर जो है ना, उसमें थोड़ा आवश्यक बदलाव हो, और सिर्फ वो पाठ पर ही आधारित ना हो, बल्कि पाठ की व्यवहारिक समझ के ऊपर आधारित हो। दूसरा, पर्चा बनाने की प्रक्रिया में भी आवश्यक परिवर्तन किया जाए। आकलन में लचीलापन, अधिक मुक्त लचीलापन तथा सरल परीक्षा प्रणाली का होना, यानी कि जो असेसमेंट होता है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब मान लीजिए एक उत्तर जो है किताब में लिखा हुआ है, अगर बच्चा उसको कोई दूसरे शब्दों में भी, थोड़े दूसरे उदाहरण के साथ में देता है, तो इतना लचीलापन एग्जाम में होना चाहिए कि अगर बात सही है तो उसके लिए भी वही अंक मिलने चाहिए जो कि किताब में लिखा है। तो इस तरह का लचीलापन होना चाहिए। स्पर्धा और प्रवेश परीक्षाओं को अलग अलग करना चाहिए, उनकी अलग अलग आवश्यकता होती है, तो उनको अलग अलग तरीके से संचालित की जानी चाहिए। देयर इज नीड टू सेपरेट कॉम्पिटिटिव एंड एंट्रेंस एग्जाम। तो आपको पता होना चाहिए स्पर्धा एग्जाम और प्रवेश परीक्षा ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। काम केंद्रित शिक्षा का निहितार्थ, इसके लिए छात्रों को परिवेश, प्राकृतिक संसाधनों व जीविका से संबंधित ज्ञान, आधार, सामाजिक अंतर्दृष्टि कौशलों को विद्यालय पाठ्यक्रम में मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग, सोशल इंसाइट, मोरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, इन सारी चीज़ों को सिखाने के लिए भी जो पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए। अन्य स्तरों पर बोर्ड एग्जामिनेशन एट वेरियस लेवल, मतलब जैसे कि पहले आपने सुना होगा कि 8वीं में भी बोर्ड एग्जाम हो जाया करते थे, तो ये सारे सुझाव थे आपके किनके, 1986 वाले रिकमेंडेशंस के अनुसार। राष्ट्रीय फोकस ग्रुप, नेशनल फोकस ग्रुप एग्जामिनेशन सिस्टम रिफॉर्म, इन्होंने क्या बोला, प्रत्येक क्षेत्र की संस्थाएं, देखिए अनियंत्रित विधि, औषधि विधि,
या एक दूसरे के साथ मिलकर पूरे देश के लिए एक प्रवेश परीक्षा की रूपरेखा तैयार करेंगे। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, एग्जाम में आपको जरूर लिख रहे हैं। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को शीघ्र ही ऐच्छिक बनाया जाए, मतलब ऑप्शनल किया जाए, और 10वीं कक्षा के विद्यार्थी जो उसी स्कूल में 11वीं कक्षा तक की पढ़ाई रखना जारी चाहते हैं, उन्हें बोर्ड की प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मतलब ऐसा हो कि बोर्ड का परीक्षा देना है कि नहीं देना, ये ऑप्शनल होना चाहिए। मतलब ये कि मान लीजिए आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं 10वीं पढूं और उसके बाद 11वीं भी उसी स्कूल में पढूं, तो ये जरूरी नहीं होना चाहिए कि अगर आपने बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं पास किया है या बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप 11वीं में उसी स्कूल में नहीं पढ़ सकते। उस स्कूल में पढ़ना एक अलग बात होनी चाहिए और बोर्ड का एग्ज़ाम देना एक अलग बात होनी चाहिए। यहाँ बोला जा रहा है कि उसे ऑप्शनल भी बनाया जा सकता है। तो ये एक अच्छी बात थी, काफ़ी अच्छी बात थी। पंजीकरण और ग्रेड की रिपोर्टिंग तालिका पर प्रदर्शन प्रतिभावानों का विस्तृत निरूपण, जैसे कि ये बोल रहा है वही कि इट इज़ पॉसिबल टू गिव डिटेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑन द रजिस्ट्रेशन एंड ग्रेड रिपोर्टिंग टेबल सच एज एब्सोल्यूट मार्क्स, परसेंटाइल ग्रेड्स अमंग द स्टूडेंट ऑफ ए सिंगल सब्जेक्ट, परसेंटाइल ग्रेड्स अमंग द इक्विवेलेंट। मतलब ये बोल रहा है कि जो भी बच्चे अलग अलग लेवल पे अंक लेकर आ रहे हैं ना, उनकी ग्रेडिंग वगैरह सही तरीके से की जानी चाहिए और उनको उसके हिसाब से ही जो है जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है उसमें उसका वेटेज होना चाहिए। एक उचित शुल्क है, मान लीजिए बच्चा अपने परीक्षा कॉपी चेक हुई है, जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट है उससे संतुष्ट नहीं है, तो एक निश्चित शुल्क लेकर बच्चों को जो है उनकी कॉपी का स्कैन कॉपी के रूप में या फोटो स्टेट के रूप में उन तक उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वो अपने उत्तरों को देखकर ये इस बात को सुनिश्चित कर ले कि हाँ उसका आकलन या जो असेसमेंट हुआ वो ठीक हुआ है। किसी भी शिक्षक को बलपूर्वक परीक्षा के परीक्षण कार्य में, जैसे कि कॉपी चेकिंग करना या टीचिंग की ड्यूटी में, इन सारे एग्ज़ाम की ड्यूटी में ना लगाया जाए। साथ ही साथ उनको जो पारिश्रमिक मिलती है, जिनको सैलरी मिलती है, भत्ता मिलता है, उसमें को भी दोगुना कर दिया जाए, उसको भी बढ़ा दिया जाए। प्रश्न पत्रों की निर्माण की प्रक्रिया में सुधार की जाए, जो प्रश्न पत्र बनते हैं उनकी प्रक्रिया में आपकी आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। दूसरा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए जाने चाहिए। परीक्षकों और परीक्षार्थियों की गुप्त पहचान रखी जानी चाहिए, यानी कि पहचान जो है उसको गुप्त रखा जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। परीक्षार्थी को 1.5 घंटे तक परीक्षा क्षेत्र, यानी कि जब तक एग्जाम चल रहा है तब तक परीक्षा केंद्र छोड़ने की जो अनुमति ना दी जाए और प्रश्न पत्र भी बाहर ले जाने की अनुमति ना दी जाए। आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु शिक्षकों को और अधिकार दिए जाने चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब कि बेहतर तरीके से बच्चे का आकलन कर पाए, बच्चे में बेहतर तरीके से सुधार लाने के लिए शिक्षकों को अधिकार होने चाहिए। कभी कभी डांटे भी, जरूरत पड़े तो उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग साधनों का उपयोग कर सकता है। जरूरी नहीं कि स्कूल में जो चीज़ें हैं बस उसका ही उपयोग करें। तो शिक्षक के पास अगर अधिकार होंगे, शिक्षक के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो अपने तरीके से, बस उसका उद्देश्य ये हो रहा है कि सिखाना है, तो अगर टीचर चाहे तो ऐसा कर सकता है, तो हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्त आप लोगों को लिखना है और ये पॉइंट्स आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। मैं पीडीएफ आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ।